बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान हुसैन। नाज़रीन, अलीमा ख़ान के बेटे शारेज़ ख़ान की दरख्वास्त ज़मानत पर जो आज ATC अदालत लाहौर में समाअत हुई है, इस अदालती कार्रवाई से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करते हैं और ये ख़बर और इसकी तफ़सीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ के लिए बुरी ख़बर क्या है, ढकी भाई के ख़िलाफ़ क्या बड़ा फ़ैसला हुआ है, उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। मलिक रियाज हुसैन आसमान से गिरे लेकिन खजूर में आ अटके। तो मलिक रियाज के साथ क्या कार्रवाई हुई है, कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उनकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, अलीमा ख़ान के बेटे शारेज़ ख़ान, जिनका नाम जो है जिना हाउस हमला केस में शामिल कर दिया गया है, उनका जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने और जुडिशल किए जाने के बाद जो ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई, आज ATC अदालत लाहौर ने उस केस की समाअत की और शारेज़ ख़ान के वकील ने अदालत में ये कहा कि उनके मौक्किल यानी शारेज़ के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई सबूत जो है वो नहीं है। और ये भी उनके वकील ने कहा कि जब ये 9 मई का सानिया हुआ तो मुकम्मल जो है वो जियो फेंसिंग की गई। मुल्ज़मान की तरफ से, किसी पुलिस ऑफिसर की तरफ से शारेज़ ख़ान का नाम नहीं लिया गया और ये जो शारेज़ ख़ान को गिरफ़्तार किया गया है, इस केस में इम्प्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। इसकी वजह यह है कि अलीमा ख़ान साहबा, जो कि मेरे मौक्किल की वालदा हैं, वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की रिहाई की आवाज़ बुलंद करती हैं। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए अलीमा ख़ान के बेटों को गिरफ़्तार किया गया है। दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूशन टीम ने दलाइल दिए, जिनकी तरफ से एक एतराज़ तो ये उठाया गया कि अभी तक जो शारेज़ ख़ान का बयानी हल्फी है उसकी तस्दीक नहीं हो सकी और प्रोसिक्यूशन ने शारेज़ ख़ान की ज़मानत की मुखालफत की कि मुल्ज़म को ज़मानत ना दी जाए। लेकिन अदालत ने दोनों जानिब के वकला के फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त ज़मानत पे फ़ैसला महफूज कर लिया है। अब हो सकता है कि ये फ़ैसला, जब आप हमारा ये वीडियो लॉग देख रहे हों, अदालत की जानिब से शारेज़ ख़ान को ज़मानत मिले, ये ज़मानत ना मिले, तो ये फ़ैसला इस दौरान भी आ सकता है जब आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। लेकिन जो भी फ़ैसला आएगा, उस फ़ैसले की बुनियाद क्या होगी, वो डिटेल नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज हुसैन की ख़बर पे। आज नाजरीन, जो मलिक रियाज बहरिया टाउन की तरफ से इस्लामाबाद मॉल ब्रू एरिया में तमीर किया गया, उसकी नीलामी होनी थी, लेकिन नैब की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दे दिया गया कि नीलामी का जो आज का प्रोसेस था वो मौखर कर दिया गया है, अब नीलामी की कोई नई तारीख आ सकती है। लेकिन मलिक रियाज हुसैन ने जो नैब का इल्ज़ाम था, FBR का इल्ज़ाम था, माजरत FBR का इल्ज़ाम था कि 24 अरब के इस प्लाजे के एवज़ जो टैक्स के वाजिबात थे वो अदा नहीं किए गए। तो मलिक रियाज ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करके कहा कि वो वाजिबात टैक्स के मद में जितने भी हैं देने के लिए तैयार हैं। तो ये नीलामी तो टल गई, लेकिन जो कराची की 17,000 एकड़ ज़मीन का जो मामला है, जिसमें कराची की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जो रेफरेंस दायर हो चुका है, वहाँ पे मलिक रियाज हुसैन और दीगर जो उनके साथ 10 मुल्ज़मान हैं, अदालत से गैर हाज़िर रहने, अदालत से मफरूर होने पे उनके अरेस्ट वारंट जो है वो जारी करवाए गए हैं। और नैब की कोशिश ये है कि 17,000 एकड़ के एवज़ जो 460 अरब का हर्जाना मलिक रियाज हुसैन बहरिया टाउन ने देना था, जिसको देने से वो इनकारी हो गए, इंस्टॉलमेंट में वो डिफ़ॉल्ट कर गए, इसमें मुल्ज़मान को जो है वो इश्तिहारी डिक्लेयर करवाया जाए। और आज जब उनके नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी किए गए, तो नैब ने एक नई दरख्वास्त भी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट कराची में दायर कर दी है कि मुल्ज़मान के नाम जो है वो ECL में शामिल किए जाएँ। तो मलिक रियाज हुसैन जहाँ रावलपिंडी के केसेस में इश्तिहारी हुए थे, 190 मिलियन पाउंड केस में, दीगर मुकदमात में, अब कराची के केस में भी नैब मुतहरक हुआ है उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करवाने के लिए। अगली खबर नाजरीन अली मीन गन्नापुर साहब के हवाले से है। पहले बयान दिया कि कालाबाग डैम बनना चाहिए और फिर कल एक और बयान जो है वो अली मीन गन्नापुर साहब ने दाग दिया कि वो सदारती निज़ाम को भी सपोर्ट करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे मुल्क में सदारती निज़ाम भी होना चाहिए। और उसकी वजह गंडापुर साहब ने क्या बताई कि इमरान खान साहब भी सदारती निज़ाम को पसंद करते हैं और अगर मुल्क में सदारती निज़ाम राइज हो तो इमरान खान पूरे मुल्क में सदारती इलेक्शन जो है, इंतखाब जो है वो जीत जाएंगे। लेकिन कल जैसे असद कैसर साहब ने
गंडापुर साहब को झुटला दिया कि कालाबाग डैम की तमीर के हवाले से जो स्टेटमेंट दिया गया है वो पार्टी की पॉलिसी नहीं है, वो गंडापुर साहब की ज़ाती राय है, ज़ाती उनका स्टेटमेंट है। तो आज पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकमल साहब ने भी यही कहा है कि एक तो कालाबाग डैम की तमीर के हवाले से गंडापुर का जो बयान है वो पार्टी की पॉलिसी नहीं है। दूसरा, जो सदारती निज़ाम के हवाले से जो उन्होंने हमायत की है एलिमेंट गंडापुर ने, उस बयान को भी सलमान अकमल ने कहा कि मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ और समझता हूँ कि मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत राइज है और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत ही इस मुल्क का निज़ाम है, सदारती निज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं है। तो गंडापुर साहब को अपने स्टेटमेंट पे पहले कालाबाग डैम की तमीर पे और फिर सदारती निज़ाम की सपोर्ट पे अपनी पार्टी से ही मुखालफत का सामना करना पड़ा है। यानी जिस चीज़ की वो सपोर्ट कर रहे हैं कि सदारती निज़ाम हो, कालाबाग डैम तामीर किया जाए, जो कि मैं भी कहता हूँ कि तामीर होना चाहिए, लेकिन तमाम जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के बाद, लेकिन इन दोनों मामलात पे अपने घर से, अपनी पार्टी से गंडापुर साहब को किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिली है। और यहाँ पे जब मैंने गंडापुर का जिक्र किया तो जहन में ख्याल आता है जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का, जो पिछले चंद रोज़ से बयानात दे रहे हैं कि फ़लान लूट के खा गया, फ़लान ने जो है वो गबन कर लिया, मुल्क में बल्दियाती निज़ाम नहीं है, अवाम जो है वो रुल गए हैं, 18वीं तरमीम के बाद अख्तियारियात की डेवोलेशन नहीं हो सकी। ये ख्वाजा आसिफ साहब को अब ये ख्याल क्यों आया? आप अगर जो आज का हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं, हम अपने कई प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि मुल्क का जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है वो 3 टेयर्स पे मुश्तमिल है, 3 लेयर्स पे मुश्तमिल है। एक वफाकी यानी नेशनल असम्बली, दूसरा सूबाई हुकूमत यानी सूबाई असम्बलियाँ, तीसरा लोकल गवर्नमेंट यानी लोकल बॉडीज़, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। यहाँ पे तो हमारे मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को पसंद तो किया जाता है बड़ी शिद्दत के साथ, लेकिन उस निज़ाम को अगर चलाना है तो उसके तीन जो टेयर्स हैं, जो 3 लेयर्स हैं, उसको तो मुकम्मल किया जाए। यानी मैं मिसाल देता हूँ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कि पार्लिमानी निज़ाम एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जैसे एक ऑटो रिक्शा होता है, उसके 3 पहिए होते हैं। आप ऑटो रिक्शे को 2 पहियों पे नहीं चला सकते। यहाँ पर भी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में आप ये समझें कि ऑटो रिक्शा का जो अगला पहिया है, जो अगला व्हील है, वो वफाकी हुकूमत है। जो पिछले 2 व्हील हैं, जो पहिए हैं, उसमें एक सूबाई हुकूमतें हैं, दूसरा लोकल गवर्नमेंट की हुकूमतें हैं। और लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है, आप दुनिया का जो मर्जी सिस्टम निकाल के देख लें, जमहूरी निज़ाम निकाल के देख लें, बरतानिया का निकाल के देख लें, अमेरिका का निकाल के देख लें, कहीं पे सदारती निज़ाम है, कहीं पे वज़ीर आज़म होता है, लेकिन लोकल बॉडी सिस्टम जो आवाम के मसाइल होते हैं बुनियादी लोकल सतह पे, वो मसाइल बल्दियाती हुकूमतें, बल्दियाती जो मुंतखब नुमाइंदे, जो कौंसल्स होती हैं, जो कौंसलर होते हैं, वो उनके मसाइल को हल करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो अगर जनूबी पंजाब में यानी बहावलपुर में अगर कोई मसला है, उसको लाहौर जाने पड़ेगा अपना मसला सॉर्ट आउट करवाने के लिए। लेकिन अगर लोकल बॉडी सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाए, इनको एम्पावर किया जाए, तो लोगों के जो मसाइल हैं वो लोकल सतह पे हल होंगे और इससे मुल्क में इस्तेहकाम भी आएगा और लोकल बॉडी सिस्टम से मुल्क को नई लीडरशिप में मिलेगी। तो ख्वाजा आसिफ साहब आज जिस निज़ाम की बात कर रहे हैं, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन, लोकल बॉडी हुकूमतों की बात कर रहे हैं, हम तो कई अरसे से बात कर रहे हैं कि ये जितने भी हुक्मरान हैं, मैं किसी सियासी जमात का नाम नहीं लेता, ये कभी नहीं चाहते कि मुल्क में लोकल बॉडी सिस्टम आए, क्योंकि लोकल बॉडी सिस्टम का इनको नुकसान ये है कि नई लीडरशिप आएगी। तो जब नई लीडरशिप आएगी तो नई लीडरशिप के नए वोटर होंगे, नए सपोर्टर होंगे, तो इनकी सपोर्ट कम हो जाएगी, पब्लिक जो सपोर्ट है उसमें कमी आ जाएगी। अब नाज़रीन तहरीक इंसाफ की खबरों पे आते हैं। एक तो आज GHQ रावलपिंडी हमला केस में जो 12 केसेस हैं GHQ रावलपिंडी और सानिया 9 मई के हवाले से, उन केसेस की जो समाअत है वो जज साहब की रुख्सत की वजह से नहीं हो सकी है और इस केस की समाअत को आइंदा की तारीख तक मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन केस की समाअत मुलतवी होने के साथ साथ एक डेवलपमेंट ये भी हुई है कि इन केसेस में जो तफ्तीशी है GHQ रावलपिंडी हमला केस का, वो तफ्तीशी तीसरी मरतबा तब्दील कर दिया गया है। अब आप सवाल पूछेंगे कि तफ्तीशी को तीसरी मरतबा क्यों तब्दील किया गया, तो उसकी वजह नाज़रीन ये सामने आई है कि जो तारिक गोंदल साहब अभी GHQ रावलपिंडी हमला केस के नए पुलिस तफ्तीशी बने हैं और उससे पहले नाज़म शाह साहब थे। नाज़म शाह साहब जो है बतौर GHQ रावलपिंडी हमला केस के तफ्तीशी के तौर पे अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पे रिटायर हो गए हैं, तो इस वजह से नया तफ्तीशी तारिक गोंदल अपॉइंट करना पड़ा।
लेकिन नाज़म शाह साहब से पहले भी एक और तफ्तीशी भी इस केस में था, मिर्ज़ा जावेद। मिर्ज़ा जावेद को तब्दील करके नाज़म शाह को तफ्तीशी बनाया गया और अब नाज़म शाह की रिटायरमेंट पे तारिक गोंदल को इस केस का तफ्तीशी बनाया गया है। मिर्ज़ा जावेद साहब को पहली मरतबा इसलिए तब्दील किया गया था चूँकि उनकी प्रमोशन हो गई थी और प्रमोट होने पे वो डीएसपी पुलिस बन गए थे, यानी डीएसपी का रैंक उनको लग गया था। तो डीएसपी के रैंक का ऑफिसर जो है वो तफ्तीश नहीं करता, तफ्तीशी का अपना रैंक होता है। तो खान साहब के इस केस में 3 तफ्तीशी जो है वो बदल चुके हैं, तीसरा तफ्तीशी आ चुका है। लेकिन जो बुरी खबर इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के लिए है, जो एक बयानिया बनाया जाता है कि जो मुद्दत मुलाजमत है वो तो नवंबर 2025 को पूरी हो जाएगी और हुकूमत ने जो कानून साजी की है कि आर्मी चीफ की जो मियाद है वो 5 साल है, उसका नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत के अंदर नवाज शरीफ का नाम भी लिया जाता है कि वो क्योंकि एक्सटेंशन के बड़े ख़िलाफ़ रहे हैं तो वो तसलसल को पसंद नहीं करेंगे और हुकूमत की तरफ से आर्मी चीफ की 2 साल की मज़ीद एक्सटेंशन का जो है वो नोटिफिकेशन जारी करने के ऊपर जो है वो तनाज़ा बन चुका है अंदरूनी खाना। हालांकि हकीकत यह है कि जो लेजिस्लेशन हुई है, जो कानून साजी हुई है, जिसमें आर्मी चीफ की मियाद को 3 साल से बढ़ा के 5 साल किया गया है, उस कानून में की गई तरमीम में ये लिख दिया गया है कि इसका इतलाक़ मौजूदा आर्मी चीफ से होगा और नया कोई एक्सटेंशन का या मियाद बढ़ने का नोटिफिकेशन भी जारी करना नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयर मार्शल हैं उनका भी जारी नहीं किया गया। ज़हीर सिंधु साहब का भी कोई नोटिफिकेशन एक्सटेंशन का जारी नहीं किया गया, लेकिन चूँकि 5 साल का कानून बन चुका है तो वो अपने ओहदे पे अपनी मियाद पूरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ ने एक नैरेटिव बनाया, एक बयानिया बनाया कि नहीं इनको नोटिफिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन नोटिफिकेशन को लेके बड़े मसाइल पैदा हो चुके हैं, अंदरूनी खाना तनाज़ा बन चुका है। कोई जो इस नोटिफिकेशन को जारी करवाना चाहता है लेकिन पार्टी के अंदर उसकी मुखालफत हो रही है तो कहते हैं जी फड्डा पड़ गया। तो कोई फड्डा शड्डा नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि तसलसल का फ़ैसला मरी में जो नून लीग का इजलास हुआ था उसमें तसलसल का फ़ैसला हो चुका है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये तसलसल 5 साल का होगा या ये तसलसल 10 साल का होगा, यानी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल मुकम्मल होने के बाद इमरान खान साहब ने जो कानून पास करवाया था एक्सटेंशन का, उसके मुताबिक 5 साल की नई तोसी हो सकती है। इस पर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि तसलसल 5 साल का होगा या 10 साल का, जो भी फैसला हुकूमत करेगी वो फैसला आइन और कानून की मंशा के मुताबिक किया जाएगा। तो वो बयानिया शाने किधर गए कि जी नोटिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होना। बाकी मारूफ यूट्यूबर डकी भाई जिनका 4 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया था, जिसे डकी भाई ने एपलेट फोरम पे चैलेंज कर दिया था कि हक़ाइक़ के बरक्स जाके उनका मज़ीद 4 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है, तो लिहाजा ये जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दिया जाए ताकि मुल्ज़म ज़मानत के लिए अदालत से रजू कर सके। लेकिन अब एक मरतबा फिर 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर डकी भाई को अदालत में पेश किया गया और अदालत की तरफ से, जज साहब की तरफ से डकी भाई का मज़ीद 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।